साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं काफ़ी दिनों बाद लगभग 1 साल के बाद अपनी एक कड़ी जो थी, जो एक एपिसोड था हमारा, उसको मैं फिर से अगेन शुरू कर रहा हूँ। स्वास्थ्य को लेके जो जागरूकता है लोगों में फैलाने की, तो उसको लेके आज बात करेंगे। आज मैं ऐसी जगह बैठा हूँ, जैसे आप लोग सोचते होंगे कि जब कोई बीमारी होती है या कोई डिजीज़ होती है किसी को, सबसे पहले एलोपैथ की तरफ इंसान भागता है। मगर आज की तारीख में लगभग 10 साल से ये देखने को आ रहा है कि होम्योपैथ की फील्ड ने भी काफ़ी तरक्की की है और इनके डॉक्टर्स भी काफ़ी हाईटेक हुए हैं और इनके पास भी दवाएं काफ़ी असरकारक भी आई हैं। तो इसी सिलसिले में थोड़ा सा बात करेंगे। डॉक्टर साहब हैं हमारे। सर, आपका नाम? डॉक्टर आशीष गुप्ता। सर, ये जो होम्योपैथ को लेके पहले भ्रांतियां हुआ करती थी लोगों में, पुराने लोगों में, कि होम्योपैथ की दवा जो है वो बहुत कम असरकारक है, धीमे धीमे असर करती है। तो आज की डेट में क्या सिनेरियो है? क्या दवा एलोपैथ की तरह बराबर असर करती है या कुछ इसमें? जी, एक्चुअली में आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ धीमे नहीं काम करती, एक तरीके से पूरे टाइम से काम करती हैं। ये डिपेंडेबल ये होता है कि डिजीज को कितना समय दिया गया, कौन सा डिजीज कितने टाइम का है। एग्जाम्पल जैसे फीवर हुआ हमें, तो फीवर का एक्यूट ट्रीटमेंट्स होता है। एक्यूट ट्रीटमेंट्स हमारे यहाँ परमानेंट है। फीवर किस कारण से है, उस कारण का ट्रीटमेंट होता है। पुराने जमाने में इतने रिसर्च नहीं हो पाए तो होम्योपैथी के अंदर कि हम उसको एट ए टाइम एक्यूट डिजीज में ट्रीट कर पाए। लेकिन आज इतने रिसर्च हो गए हैं, इतनी होम्योपैथिक एडवांस मेडिसिन आ चुकी हैं, जिसकी वजह से हम इसको इमीडिएटली ट्रीट कर पाते हैं और एक्यूट मेडिसिन का ट्रीटमेंट हो रहा है। हमारे कुछ हॉस्पिटल्स भी ऐसे ओपन हो रहे हैं जो एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए बेटर हो रहे हैं। सर, एक्यूट ट्रीटमेंट ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा समझाइए जरा। एक्यूट ट्रीटमेंट्स एग्जांपल जैसे होम्योपैथी पहले ना क्रॉनिक ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता था। अब बेसिकली बात है, अगर कोई पेशेंट मेरे पास आया है तो इमीडिएटली रिलीफ चाहता है। एग्जांपल उसको अगर कहीं पेन हो रहा है, कहीं जॉइंट्स पेन हो रहा है, तो आज का जो ये सर्द का मौसम चल रहा है इसमें जॉइंट्स पेन के पेशेंट बढ़ जाते हैं, तो इमीडिएटली रिलीफ नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है वो पेशेंट मूव ऑन एलोपैथी की तरफ करेगा। बिल्कुल। तो हमें जो एडवांस होम्योपैथी के रिसर्चर हैं, जो एडवांस होम्योपैथी आई हुई है, उसके अनुसार जब हम मेडिसिन देते हैं तो उससे 100% क्योर मिलता है, नॉट ए रिलीफ। एक क्योर मतलब कि वो डिजीज जब वो रिमूव होता है तो परमानेंटली रिमूव होता है और विदाउट साइड इफेक्ट्स। हाँ, मतलब जो चीज़ अगर एक बार सही होगी दोबारा नहीं होगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जी जी। ये एक चीज़ और आपसे पूछनी है कि एलोपैथ में जब कोई मरीज जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ज़्यादा उससे पूछताछ नहीं करते हैं। होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पूछताछ बहुत करते हैं कि मतलब दिनचर्या के बारे में पूछते हैं, क्या खाया, क्या नहीं खाया, कैसा खाया, अगर आप फ्रेश होने गए तो कैसा, मतलब ज़्यादा हिस्ट्री पूछते हैं। उसका क्या कारण है? देखिए, पहले के नॉलेज में नहीं थे, जो थ्योरेटिकल था उसको प्रैक्टिकल में हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं। पेशेंट जो हमारे पास आता है, जो हम लोग एडवांसमेंट किए हैं, हम लोग पेशेंट एंट्री होने के साथ कई सारे बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये पता चलता है पेशेंट से क्वेश्चंस कम से कम करनी पड़े। वैसे ऑब्वियसली होम्योपैथी में क्वेश्चंस पे ही डिपेंड होता है। हमारा केस टेकिंग मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे एलोपैथी में भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एक सब्जेक्ट होता है मेडिकल फील्ड का, जिसमें केस टेकिंग एक पार्ट होता है। जितना हम क्वेश्चंस करते हैं, ऑब्वियसली बात है क्वेश्चंस उतना वो भी करते हैं, लेकिन उनके पास शॉर्ट मेडिसिन जैसे पेन किलर कहा, अगर बॉडी में कहीं पेन हुआ तो सीधे उनको पेन किलर देना है, उसके साथ ऑप्शन नहीं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। सर में अगर दर्द हो रहा है तो दवा दूसरी है, पैरों में दर्द की दवा दूसरी है, लेफ्ट है तो अलग है, राइट है तो अलग है। तो हम लोग एडवांसमेंट के साथ ये जा रहे हैं कि पेशेंट के साथ ऑलरेडी बॉडी लैंग्वेज से निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चंस अब हम लोग कम करने लगे, पहले ज़्यादा थे। क्योंकि आप पूरे प्रैक्टिकली था उनके पास कि प्रैक्टिकली वो जो चीज़ें थॉट्स हैं उसके अनुसार पूछिए, फिर एक एक फीडिंग करिए, तो ऐसा था। लेकिन अभी भी कोई क्रॉनिक केस हो या टिपिकल केस हो तो केस टेकिंग एलोपैथी में भी उतना ही है और होम्योपैथी में भी इतना ही है। ये केवल एक भ्रांति है कि होम्योपैथी ज़्यादा पूछते हैं, ये भ्रांति है। ओके। ये कोरोना, आपको पता होगा, कोरोना जो महामारी आई थी हमारे पास, इसमें एक होम्योपैथी की दवा चली थी, काफ़ी उसका नाम हुआ था, कई पेपरों में भी छपी थी, आर्सेनिक एल्बम करके थी। इसका क्या काम था, मतलब कोरोना में ऐसा क्या? कोविड में मेरे पास 500 प्लस पेशेंट क्योर हुए थे। उनको एलोपैथी ट्रीटमेंट्स कुछ नहीं दिया गया था और इस पे काफ़ी रिसर्च भी हुआ था। फिर इसका प्रोटोकॉल हम ही लोगों ने मिलकर के CCRS से रिलीज कराया था। एक आर्सेनिक एल्बम, दिस इज अ पॉइजन, अगर क्रूड फॉर्म में कोई खा ले आर्सेनिक तो उसकी डेथ हो जाएगी। ओके। लेकिन होम्योपैथी में हम आर्सेनिक क्यों यूज कर रहे हैं? पॉइजन है ना।
हमारे यहाँ होम्यो जो वर्ड हुआ ना, होम्यो मीन्स सिमिलर, लोहे को लोहा ही काटता है, लोहे को राइट। वैसे होम्यो मीन्स सिमिलर। आपके अंदर कोई टॉक्सिकेशन यानी कि कोई बैक्टीरिया आपके अंदर गई या वायरस गया तो वो अपनी टॉक्सिसिटी छोड़ता है आपके बॉडी के अंदर। तो हमारी जो टॉक्सिसिटी है जब एक दूसरे के पैरेलल चलती है तो वो उसको रिप्लेस कर लेती है। आर्सेनिक इज अ पॉइजन, हमने एक केमिकल पॉइजनिंग दी और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपनी पॉइजनिंग दी, तो एक सिमिलर पैरेलल खड़ा कर लिया हमने। तो सिमिलर पैरेलल खड़ा होने पे क्या होता है, जो हायर होता है, जिसकी पॉइजनिंग लेवल ज़्यादा होगा वो इफेक्टिव होगा और जिसकी पॉइजनिंग लेवल कम होगी वो चला जाएगा। तो हम आर्सेनिक दिस पार्ट है इम्यूनिटी बूस्टर, आपके बॉडी में एक ऐसी इम्यूनिटी क्रिएट कर दी है जिसके चलते जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो हैं पॉइजन्स है वो रिमूव हो गए। तो आर्सेनिक ऑयल का बेसिक फंडा ये था कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता था। अच्छा, मतलब आप इसको पॉइजन कह रहे हैं, जैसे कि कई लोगों को नहीं पता होगा कि ये पॉइजन है। अब जैसे ये दवा मार्केट में बिक रही है या बिक रही थी कोरोना टाइम पे, तो कुछ लोग इसका सेवन ज़्यादा भी करते थे। डॉक्टरों ने कहा भी था कुछ क्वांटिटी इसकी लिमिटेड लेनी है कि कितनी बूंद डालनी है, कितनी बार लेनी है। अगर इसको कोई पूरी सीसी पी जाएगा तो पॉइजन है तो क्या मर जाएगा? देखिए नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम डाइल्यूट फॉर्म में देते हैं। डाइल्यूट अच्छा। मतलब कि हमारे होम्योपैथी में डाइल्यूशन यूज होता है। आर्सेनिकल जो मार्केट में अवेलेबल है दिस इज अ डाइल्यूशन। एग्जाम्पल अगर हम साधारण लैंग्वेज में समझें कि एक नदी में अगर हमने पॉइजन डाल दिया है तो पूरी नदी का पानी पॉइजन नहीं होगा क्योंकि वो डाइल्यूट फॉर्म में आ गया है ना। तो मेडिसिन एक डाइल्यूट फॉर्म में है, यानी कि बहुत मिनिमम डोजेज है, बहुत मिनिमम डोज। नाम पॉइजन है उसका, लेकिन उसको पूरी पी जाए तो मरेगा। पूरी पी जाए तो वो जैसे वन ड्रॉप का जो रोल होगा वो पूरी बॉटल का भी रोल वही होगा, अलग नहीं होगा। अच्छा, ओके। हाँ, सिंगल डोज का 5 ड्रॉप लेंगे तब भी डोज का स्टिमुलेशन वही है और पूरी बोतल का स्टिमुलेशन का डोज भी वही है, सेम डोज है। तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आना, लेकिन कोई यूजलेस भी होगा। आपकी फील्ड में और ऐसी क्या रिसर्चेस चल रही हैं जो कि एक नया आयाम निकल के आने वाला है, कोई जरा प्रकाश डालें। ऐसी कोई नई रिसर्चेस जैसे मेडिसिन को लेके, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में कुछ ब्रेन को लेके क्लॉटिंग को मेल्टिंग करने के लिए मेडिसिन ही इलाज है, तो क्या होम्योपैथिक में भी ब्रेन को लेके कुछ ऐसा है? देखिए एग्जांपल बता दूं, हमारे भी कुछ क्राइटेरियाज और लिमिटेशंस हैं। एलोपैथी के भी क्राइटेरिया लिमिटेशंस है। फर्स्ट टाइम आपने पूछा ना कि एलोपैथी में ज्यादा कंपेयर इन एलोपैथी एंड देन होम्योपैथी, क्योंकि हायर कंपेयर एंड लोअर कंपेयर। तो होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग जॉइंट्स पेन के लिए सबसे अच्छा है क्या हमारे यहाँ जॉइंट्स पेन, क्योंकि टॉपिक है ना, आजकल केसेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं जॉइंट्स पेन के। जॉइंट पेशेंट के जैसे होता है इस समय सबसे अच्छा चल रहा है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, और रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज, आपकी इम्यूनिटी खुद उसको डिस्टर्ब कर रही है। अब एलोपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती जो इम्यूनिटी के साथ वर्क कर पाए। ओके। और ये आरएसडी में होता है, रोमेटॉइड हार्ट डिजीज। आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, सर्दी जुकाम होने की वजह से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, उस इम्यूनिटी आपके लिए ही खतरनाक हो जा रही है। ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक लेयर्स बना लेती है जॉइंट्स पे और कार्डियक लेवल पे। तो आपके साथ साथ आपकी जॉइंट्स पेन तो होता है, लेकिन साथ साथ आपका कार्डियक भी इफेक्टेड होता है। ये अधिकतम एज ऑफ वेरिएशन देखा था 40+60 के बीच में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसमें रिसर्च करने की बात ही हुई, टॉपिक सेकंड टॉपिक है रिसर्च का। रिसर्च की ऑलरेडी हमारे यहाँ रिसर्चेज मेडिसिन है जिसको हमें फॉलो अप लेना है। फॉलो अप लेने के बाद तब हम क्योर की तरफ जाएंगे ना। हमारे पास रिसर्च के अलग अलग टॉपिक होते हैं। जैसे अभी हमने जो रिसर्च किया वेसेलस 10 डीएनए, ये हमारे यहाँ मेडिसिन है, मेडिसिन की नेम है, डीएनए नाम से बनाया है, वेसेलस 10 के नाम से बनाया है। अब कार्सिनोसिन ऑफ यूसोफेगस, कार्सिनोसिन ऑफ मेमो, इज द प्रिवेंटिव ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। हम प्रिवेंट कर रहे हैं मेमोरी ग्लैंड से। हम अब जगह जगह कैंप भी लगाते हैं, गांव-गांव में कैंप लगाते हैं, जो फीमेल है उनको अवेयर करते हैं ब्रेस्ट ग्लैंड्स को लेकर के, स्तन में कोई गांठें हैं तो उसको अवेयर करते हैं। और कार्सिनोसिन ऑफ मेमो नाम से मेडिसिन आता है जिससे हम प्रिवेंट करते हैं कि भाई ये मेमो का डेवलपमेंट, ग्लैंड का डेवलपमेंट हो ही ना पाए मेमोरी ग्लैंड में। ओके ओके। हाँ, ये रिसर्चेज ऐसे हो रहे हैं रिसर्चेज। जैसे मैं पीसीओडी पे हम वर्क कर रहे हैं 2010 से, हमने पीसीओडी पे काफ़ी रिसर्च किया है। और पीसीओडी जब एलोपैथी अभी 5 साल 7 साल पहले क्या ओवेरियन को निकाल देता, तो ओवरी को कट आउट, ओवरेक्टॉमी, ऑफ्रेक्टॉमी जिसको कहते हैं, ऑफ्रेक्टॉमी कर दिया उन्होंने। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं, पीसीओडी को हम लोग उसको ट्रीट करते हो 100% क्योर जाता है। अब एलोपैथी में बहुत सारे पीसीओडी के मेडिसिन लेके आए हैं, अब ओवरी रिमूव नहीं करते, वो ट्रीटमेंट के साथ जाते हैं जस्ट फॉर द मेंटल कॉज। जितने फीमेल हैं इसमें मेंटल कॉज ज़्यादा होने की वजह से वो कंसल्टिंग हो रही है, इसलिए पीसीओडी के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। होम्योपैथ में सर ये भी देखने को आया कि कई बहुत सी गिनी चुनी कंपनियां, जैसे आरबीएल है और भी कुछ 2-4 कंपनियां हैं। तो इसमें जैसे एलोपैथ में तो कई कंपनियां हैं,
कई फार्मूले रहते हैं उनके पास, एलोपैथ में गिने चुने ही रहते हैं, ऐसा क्यों? क्या महंगा पड़ता है ये? नहीं, एग्जाम्पल आपकी थोड़ी सी भ्रांतियां हैं कि मैं खुद कई कंपनियों में R&D देखता हूँ। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मेरे पास काम है, क्लिनिकल ट्रायल का भी केसेस बहुत सारा देखता हूँ। एक एग्जाम्पल की हमें नॉलेज में इस समय कम से कम होम्योपैथी की कम से कम 10,000 20,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं आज के डेट में, लेकिन वो नोन नहीं है, सबके नाम पे जाने नहीं जाते। होम्योपैथी का एक ब्रांडिंग नेम हो गया SBL पहले सेल बहुत होती थी SBL की, इसलिए SBL के नाम से जानता है। हम SBL की R&D भी देखते हैं काफ़ी दिनों से। WSI जर्मनी की कंपनी है, उसकी R&D को देखना। तो ये R&D के बहुत सारे चीज़ें होती जाती हैं और मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन प्रमोशन नहीं है। इंडियन कंपनी भी है कोई? इंडियन सर, SBL तो इंडियन कंपनी है। SBL इंडियन है। WSI इंडियन है। आपको बर्नेट कंपनी है, ये भी इंडियन है। तो इंडियन कंपनी तो 10,000 20,000 से ज़्यादा इंडियन कंपनी है, बस वो फोकसिंग में नहीं है। अच्छा, आप एक लास्ट सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है हार्ट अटैक का, क्या कारण हो सकता है? कहने में आ रहा है कि जो वैक्सीनेशन हुआ है 2 या 3 बूस्टर जो जिसने लगाए हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा था कि जिन्होंने जो इस बीमारी से जूझे हैं, जिनको काफ़ी कोरोना हुआ है 1-2 बार, तो उनको थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत कम है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये बात सही है कि कोरोना की जो कोविड के डोजेस है उसकी वजह से ये हार्ट अटैक? नहीं, ये भ्रांतियाँ हैं। ऐसा नहीं होता है कि कार्डियक किसी डोज की वजह से कार्डियक मसल्स या MI होने के चांसेस बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि जो मेंटल स्ट्रेस है ना, उस टाइम के जो आपके बॉडी में एक ग्रीफ डेवलपमेंट हो गई, जिस पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल थिंग्स आपके बॉडी में एक ग्रीफ का डेवलपमेंट हो गया। अब उसको थॉट्स को डेवलप करते 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 आपका हार्ट तो वीक हो ही जाएगा। इसलिए ये भी नहीं हार्ट वीक होने का, हार्ट वीक होने के बहुत सारे कारण हैं। इसमें मेंटल कॉज काफ़ी खास बढ़ रहा है। किसी को कुछ भी कहिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपका मोबाइल है, आपके साथ सबसे बड़ा मेंटल कॉज तो यही लेके चलते हैं। कोई जो एग्जाम्पल होता है ना, वो तुरंत आप मोबाइल पे सर्च करते हैं, आप देख लेते हैं, वो मेंटल आपने डेवलपमेंट चालू कर दी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हाँ, व्हाट्सएप चेक कर लिया। मैं डॉक्टर हूँ, जैसे आपको 2 दवाइयाँ लिखा तो आप मोबाइल पे सर्च मार देंगे। बिल्कुल। अब वो थॉट्स आपकी नहीं है, आपने सर्च कुछ कर लिया तो मेंटल कॉज डेवलप होने लगा। अब वो थॉट्स को डॉक्टर के ऊपर छोड़िए, डॉक्टर उसको डिसाइड करेगा क्या है। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण यही आ रहा है, एक नहीं कहूँगा, एक तो न्यूज़, अनवांटेड न्यूज़ से, और दूसरी बीच की किसी थॉट्स को गलत फहमी में ले लेना, है ना। किसी थॉट्स को आपने गलत, जैसे हम लोग कहते हैं रॉन्ग इंटरप्रिटेशन को आपने अपने थॉट्स को डबल कर लेना। मतलब फेसबुक, सोशल मीडिया, कई सारे सोशल मीडिया, आपने मैसेज कुछ मिला और मैसेज आपके पास कुछ कन्वे हो गया। एग्जाम्पल तो आप मेंटली अगर प्रिपेयर नहीं है तो बीमारियां और घेर सकती हैं अपने आप। मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आज के डेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारे थॉट्स को करेक्ट करना। हमारी थॉट बहुत रॉन्ग वे में जा रही है, ये चीज़। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने इस एपिसोड में आगे और भी आपसे चर्चाएं करेंगे फ्यूचर में। थोड़ा सा लास्ट में आप बता दीजिए, और भी कहीं आप प्रैक्टिस करते हैं यहाँ के अलावा? लखनऊ में तो हैं अभी आप? जी, लखनऊ में देखिए मेरा 2 डेज का रहता है, सैटरडे संडे। ओके। और लगभग 15 ईयर्स हो गए मुझे प्रैक्टिस करते टांडा सिटी में। अभी कुछ दिनों से अयोध्या में कर रहे हैं। ओके। हाँ, और हम मल्टीपल होम्योपैथी के प्रमोशंस के लिए काफ़ी तक लोगों को प्रमोट करते हैं और जगह जगह कैंप भी लगाते रहते हैं। अभी तक का लगभग 700-800 कैंप लगा चुके हैं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें लाखों पेशेंटों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दे चुके हैं। और नए रिसर्च करना और नई कंपनियों से अटैचमेंट होना, ये चीज़ चलते रहते हैं हम लोग रेगुलर में। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। तो होम्योपैथ को अपनाएं और किसी भ्रम में ना फंसें। आगे और भी एपिसोड में डॉक्टर साहब के साथ मिलेंगे, कुछ नई चीज़ों, नई बीमारियों के बारे में जानकारी लेंगे और आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।